जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। क्या मिडल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव पूरी दुनिया के लिए नई मुसीबत बनने जा रहा है? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ता तनाव सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कहीं बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है? क्या संघर्ष विराम अब दम तोड़ चुका है? और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या दुनिया को तेल और गैस की कीमतों में बड़े उछाल के लिए तैयार रहना हो? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। इस बार टकराव का केंद्र बना है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। खबर है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास ईरान ने कई ड्रोन लॉन्च किए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इनमें से 4 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इतना ही नहीं, अमेरिका का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान के कुछ रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। वह ईरान का कहना है कि उसने केवल चेतावनी के तौर पर कार्रवाई की थी। दोनों देश एक दूसरे पर हालात बिगाड़ने और उकसावे की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब अमेरिका और ईरान के बीच नए टकराव का मैदान बनता जा रहा है? क्या यह तनाव किसी बड़े सैन्य संघर्ष की आहट है? और अगर हालात और बिगड़े तो दुनिया भर में तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसे पड़ेगा? ये इस वक्त बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, ईरान ने कहा कि हमने आत्मरक्षा में इस तरीके के अटैक किए हैं जो कि पहले अमेरिकी सेना भी दावा करती आई है। कुल मिलाकर अब तक जो सिनेरियो समझ में आता है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि संघर्ष विराम तो काफी पीछे छूट चुका है और इस बीच तनाव की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के तनातनी जो है वो लगातार बनी हुई है। दोनों तरफ से ब्लॉकेड है। ब्लॉकेड का असर पूरी दुनिया पर, सप्लाई पर, चेन ऑफ सप्लाई पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई इकोनॉमीज जो हैं वो इन फ्यूचर कोलैप्स हो सकती हैं। और इन फ्यूचर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो टाइमलाइन है बातचीत की, ये स्ट्रेच होती जा रही है। कहीं से कोई राहत नहीं दिख रही है। बातचीत कल तक हो रही थी, अब अटैक्स हो रहे हैं। इधर ईरान लगातार कह रहा है, पहले सुई जो परमाणु पर अटकी थी वो अब इधर लेबनान पर भी अटक गई है कि आप पहले इजराइल को कहिए कि वो लेबनान पर अटैक करना बंद करे, तब जाकर के हम मानेंगे या बातचीत के लिए तैयार होंगे। हालांकि देखिए, विशेषज्ञों का लगातार कहना है कि बातचीत कहीं ना कहीं चल रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर लाइव टाइम्स पर। अनुज माथुर सर, हम इस पर डिस्कशन करते आए हैं लगातार। अब इजराइल लेबनान पर अटैक बंद कर दे, इस पर जाकर के ईरान की सुई अटक गई है। यानी कि जो रेड लाइन पहले परमाणु वाली थी वही रेड लाइन अब लेबनान के रूप में ड्रॉ कर दी है ईरान ने। जय हिंद प्रेरणा। देखिए, ईरान को ये लगने लगा है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे संघर्ष में उनका अपर हैंड होता जा रहा है। उनको ये लग रहा है, जो मेरे हिसाब से उनको थोड़ी सी खुशफहमी है, ये उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पहले तो मैं ये बात कह रहा हूं, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनको लग रहा है कि उन्होंने अमेरिका को ये पश्चिम एशियाई युद्ध में खदेड़ दिया है और अमेरिका घुटनों पर है। इस प्रकार का मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है प्रेरणा। और जो जिस प्रकार से अब वो एक के बाद एक नई शर्त रखते चले जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वो भी चाहते नहीं है कि यहाँ पर युद्ध विराम हो। शायद उन्होंने इस 15-20 जितना भी 1 महीने का युद्ध विराम रहा उसका लाभ उठाते हुए अपने जो उनके जखीरा है और जो उनको रीबिल्ड करना था अपनी मिलिट्री पावर, उसको रीबिल्ड कर लिया है। और उनको लगता है कि अब वो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव डाल के बाकी देशों को अमेरिका पर और उनके जो डोमेस्टिक्स हैं उनको अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप देखें किस प्रकार से अमेरिका की खुद के अंदर लगातार एक के बाद ट्रंप की पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट हो या कांग्रेस हो, लगातार उनकी हार होती चली जा रही है। तो ये ईरान को नजर आ रहा है कि वो अपर हैंड ले रहे हैं। इस वजह से उन्होंने एक कंडीशन और डाल दी है। एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से इजराइल अपना काम करता चला जा रहा है, इजराइल इस जगह पीछे लौटेगा ये मुझे लगता नहीं है। अभी भी कल एक समझौता हुआ है अमेरिका की मध्यस्थता के अंदर इजराइल और लेबनान के बीच में, लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि लेबनान अलग है
हिजबुल्लाह अलग है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले होते रहेंगे। तो अगर ये शर्त बनी रही और दोनों पक्षों का यही अड़ियल रवैया रहा, तो मुझे आने वाले समय में कोई भी किसी भी प्रकार के संघर्ष विराम की, शांति तो बहुत दूर की बात है, संघर्ष विराम की भी मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दायरा इस संघर्ष का बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले किए हैं ईरान ने, वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट अमेरिकन नेवी पे डायरेक्टली हमले नहीं हो रहे थे। बीच में एक आध बार उन्होंने प्रयास जरूर किया था। तो अब अगर ये हुआ और अमेरिका इससे और भड़का, तो वहां पर युद्ध की चिंगारी दोबारा भड़केगी, ये मुझे लग रहा है। और जहां तक सवाल वैश्विक अर्थव्यवस्था का है, और कुछ देश जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इस खाड़ी पर, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आएंगी। आप देखेंगे कि गैस और तेल की कमी होती हुई नजर आएगी दोनों जगह पर। तो मेरा ये मानना है कि अब इनको एक कोई इस प्रकार का प्लेटफॉर्म देखने की आवश्यकता है। दोनों, अभी भी मैं ये बता रहा हूं कि दोनों नहीं चाहते कि ये युद्ध भड़के, लेकिन दोनों अपनी अपनी शर्तों पर हैं और दोनों ये चाहते हैं कि जब बातचीत हो तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो। इसीलिए बयानबाजी भी हो रही है, इसीलिए छुटपुट छोटे, ये बड़े हमले नहीं है, छोटे हमले हो रहे हैं जो कि पूरे संघर्ष के ट्रिगर के थ्रेशोल्ड से कम लेवल तक रखे जा रहे हैं। दोनों की तरफ से लगातार नई नई डिमांड्स हो रही हैं, लेकिन बातचीत भी चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने यूके देवनाथ सर। क्या आपको भी यही लगता है कि दोनों पक्ष जो हैं वो एक फुल फ्लेश वॉर नहीं चाहते, एक पूर्ण युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर भी छिटपुट अटैक जरूर करें जो कि इन फ्यूचर जरूर युद्ध को भड़का सकता है? हाँ प्रेरणा, देखो दोनों पक्ष ही फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहते हैं। ईरान डेफिनेटली फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहता, क्योंकि फुल फ्लेज वॉर होगा तो पहले की तरह से ही हर रोज 200 जहाज आएंगे और 400 बॉम्ब गिराएंगे। ईरान डेफिनेटली उस सिचुएशन को नहीं चाहता। अमेरिका भी शायद, डोनाल्ड ट्रंप भी शायद फुल फ्लेज वॉर करने के हालात में नहीं है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के चलते। पेंटागन में तो कोई शक ही नहीं है कि पेंटागन के जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स के उच्च अधिकारी हैं, वह इस युद्ध को एकदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन उभय पक्ष ने छोटे छोटे युद्ध जारी रखे हैं और डिक्लेयर्ड है कि क्या करने पर वो छोटे छोटे युद्ध करेंगे। देखो, अब कल जैसे ईरान ने हमला कर दिया एक छोटे से अमेरिकन शिप पर, ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है कि वह अपने मित्र देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देगा। अगर वहां से समझो कोई पाकिस्तान, चीन, भारत, रशिया, नॉर्थ कोरिया या ईरान के दूसरे मित्र देश के जहाज जाते हैं तो ईरान फायर नहीं करता है। और अब एक और प्रक्रिया चालू हो गई है जिसके तहत दुनिया भर के जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके मालिकों को पता लग गया कि ईरान को $1 मिलियन दे दो, छुप छुप के दे दो, येन केन प्रकारेण दे दो, तो फिर ईरान हमले नहीं करता है। ऐसा हो रहा है, ईरान हमले नहीं करता अगर कोई भी दुनिया का शिप का कंपनी का मालिक उनको $1 मिलियन छुप छुप के दे दे। अब कल जब अमेरिकन ने एक ऑयल टैंकर को फिर से निकालने की कोशिश की, शुरुआती दौर में तो उन्होंने इसका नाम ही दे दिया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, तो फिर ईरान ने अपनी मिसाइलों को दाग दिया, एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया, ड्रोन से हमला किया। ये ईरान की छोटे छोटे हमला करने की ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। इससे ज्यादा ईरान नहीं करना चाहता है। जी प्रेरणा। ठीक है यूके देवनाथ सर, मैं वापस लौटती हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच शांति वार्ता की उम्मीदों को एक और झटका लगा है। कैसे बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आमने सामने मुलाकात के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित आर्थिक मंच में बोलते हुए पुतिन ने जेलेंस्की के खुले पत्र को असभ्य करार दिया और कहा कि उन्हें ऐसी व्यक्तिगत मुलाकात में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और फायदा ही नजर नहीं आता। पुतिन का साफ कहना है कि मौजूदा माहौल किसी सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे समय में जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रही है, दोनों नेताओं के बीच सीधी बातचीत से इनकार ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या युद्ध खत्म करने की कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं?
क्या दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश और कम हो गई है, और आखिर शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये तमाम बड़े सवाल है। और इस बीच देखिए एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग है, वो भी आपको बता देते हैं। क्या कुछ बड़े अपडेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ा है। मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रजाई का बयान सामने आया है। ट्रंप और मुश्तबा की मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ने मुश्तबा से मिलने की इच्छा जताई थी। देखिए ये बड़ी खबर है कि मुश्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई के बीच किसी भी तरीके की मुलाकात नहीं होने जा रही है। आपको बता दें कि ये जो बयान है ऐसे समय में आया है जब खबरें थी कि ट्रंप ने मुश्तबा से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन मोहसिन के इस बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव के माहौल में फिलहाल किसी बड़ी राजनीतिक बातचीत की संभावना नजर नहीं आ रही है। एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ता सैन्य तनाव, ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत की संभावनाओं पर भी विराम लगता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। माथुर सर, आप इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका ईरान के बीच तनाव तो लगातार बढ़ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन का यह बयान है कि ट्रंप और मुश्तबा की कोई मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ने कहा था कि मैं उनसे मुलाकात करूंगा और सम्मानजनक तरीके से पेश आऊंगा। अब इधर से मनाही हो गई है। कैसे आप इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? प्रेरणा, देखिए जहां तक मुश्तबा से बातचीत करने का सवाल है, एक तो मेरे को मुश्तबा की कंडीशन का पे बहुत बड़ा शक है। आप देखें अभी तक मुश्तबा ने बाहर आकर के, हालांकि उसकी वजह हो सकती है, कभी कोई भी स्टेट आपने एक वहां से कोई वीडियो भी जारी नहीं किया है जिसमें मुश्तबा बात कर रहे हो सकता है इसके पीछे उनका ये अंदेशा रहे कि अगर वो कोई भी चीज करेंगे तो उसकी लोकेशन डिक्लेयर हो जाएगी और वो उनके ऊपर खतरा आ जाएगा। ये वजह हो सकती है, लेकिन मुश्तबा खामनेई की कंडीशन के बारे में संदेह बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको डिसाइफर करना एक बहुत बड़ा भारी इशू है। आज की परिस्थिति ये हो गई है कि जिस तरीके से वो अपने स्टेटमेंट्स को बहुत तेजी से बदलते हैं, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, 4 घंटे बाद कुछ, तो ये पता नहीं पड़ता है दुनिया को कि वो कहना पहली बात क्या चाह रहे हैं और क्या बात ऐसी है जिसमें वो सीरियस हैं और कौन सी बात ऐसी है जो कि वो दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये भी जो बात है वो किसी ना किसी तरीके से ये ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने का एक और इंडिकेशन है, और अमेरिका चाहता है कि ये बातचीत से खत्म हो, क्योंकि वो दोबारा फुल फ्लेजेड युद्ध करने वाली परिस्थिति में अभी अपने आप को नहीं लाना चाहता। तीसरी बात यह है कि जहां तक सवाल ईरान का है, अब ईरान का एक चीज इसको हमको मानना पड़ेगा, उनको प्रशंसा करनी पड़ेगी उनकी, कि उनका स्टांस बिल्कुल शुरू से आखिर तक एक रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम हॉर्मुज़ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम किसी और इसके बारे में कोई बातचीत आगे बढ़ाने की कोई नहीं करेंगे। आपको उसके बाहर जाकर के जो बातचीत करनी है या जो भी इसका मध्यस्थता जिससे करवानी है वो करवाएं और बातचीत करें। तो ये जब तक रहेगा तब तक ना तो ट्रंप कुछ कर पाएंगे ना ही ईरान कुछ कर पाएगा, और इस प्रकार का एक स्टेलमेट भी इसको हम कह सकते हैं कि आप भी तो छोटे मोटे हमले करते रहे, हम भी छोटे मोटे हमले करते रहे, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात का खतरा होता है प्रेरणा, और वो खतरा ये है कि जब आप अमेरिकी बेसों पर पश्चिम एशियाई देशों में हमले कर रहे हैं तो ऐसी संभावना बनती है कि वो उनका सब्र कहीं खत्म हो और वो भी पूरी तरीके से इस युद्ध के अंदर आ जाएं। हालांकि उन्होंने, कुछ देशों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ देशों ने इन हमलों की निंदा करी है। उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई ये दो देश तो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बाकी देश अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल है वो वहां पर एक बड़े खतरे को ट्रिगर करने की ताकत रखता है। लेकिन जहां तक सवाल अमेरिका के प्रेसिडेंट के इस मैसेज का है कि मैं मुश्तबा खामनेई से बात करना चाहता हूं, इस पर ना तो कोई सीरियसली बात करने के लिए तैयार होगा और ना ही ये ईरान किसी भी तरह से, ये एक बेट हो सकती है, एक उनके लिए चारा फेंका हुआ हो सकता है कि किसी तरह से उनके मुश्तबा खामनेई की जगह लोकेशन का पता लगे। और एक बात और कि जिस तरीके का
ईरान को, पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस तरीके के में उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया, उसको लेकर के चले गए, जेल में डाल दिया, उसी तरह से ईरान को किसी भी प्रकार का अमेरिका के ऊपर कोई भी उनको भरोसा नहीं है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है प्रेरणा, वो इतना ज्यादा है कि वो किसी भी अमेरिकी प्रस्ताव को सीरियसली लेकर के उनको पता ही नहीं पड़ता कि इस प्रस्ताव में सच्चाई कितनी है, इस प्रस्ताव का मकसद मतलब क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, और इस वजह से जो है संघर्ष जस का तस है और टेंशन बढ़ती चली जा रही है। प्रेरणा बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान को लेकर। ट्रंप का एक और नया बयान सामने आया है। ईरान के साथ हमें बड़ी सफलता मिल रही है। ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान परमाणु हथियार रखने की स्थिति में नहीं है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमारी कड़ी नजर है। देखिए जिसका जिक्र जो है माथुर सर कर रहे थे, वही बात सामने आती है कि पल में बदलते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान। अब देखिए फिर वो कह रहे हैं, फिर उनका दावा क्या है कि फिर से हमें जो है बड़ी सफलता मिल रही है और ईरान जो है परमाणु हथियार रखने की स्थिति में नहीं है। यूके देवनाथ सर, फिर इसी तरीके का दावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि परमाणु हथियार रखने की स्थिति में ट्रंप नहीं है और हमारी कड़ी नजर है। कुल मिलाकर मुझे जितना समझ में आता है, ये जो भी राइवलरी है ये टिट फॉर टैट वाली चल रही है। आप जो करेंगे ठीक हम वैसा ही जवाब देंगे। ये जो छिटपुट अटैक्स भी हो रही है, टिट फॉर टैट ही नजर आते हैं सर मुझे। हाँ एकदम प्रेरणा, देखो ये छोटे छोटे अटैक चलते रहेंगे। ट्रंप अब आस्ते आस्ते अपने बयानों को बहुत ही चतुराई से बदल रहे हैं। देखिए अभी जब उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार रखने की स्थिति में नहीं है, तो शायद ये उनका इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट है कि परमाणु हथियार तो ना रखे, लेकिन शायद वो जो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके लिए और कुछ सोल्यूशन निकाल लाएंगे। तो देखो ये तो वही बात हो रही जो ईरान दशकों से कहता आ रहा है। ईरान कह रहा है कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ईरान ये भी कहता रहा है कि वह परमाणु हथियार भविष्य में नहीं बनाएगा। तीसरी चीज, ईरान दशकों से कहता रहा है कि IAEA की टीम आए और चेक कर ले कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं। तो अब जब अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार रखने की दशा में नहीं है, उसका मतलब वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, रख भी नहीं सकते हैं। तो ये तो ईरान के लिए एक हैप्पी सिचुएशन हो गई। और इस स्टेटमेंट को देने के बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे एक हिंट दे रहे हैं कि ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम को और कहीं रख ले। जी प्रेरणा, ठीक कहा आपने। और माथुर सर, एक खबर मैंने अभी कही थी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आमने सामने मुलाकात के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस फ्रंट पर ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं से कह सकते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका इंपैक्ट इस दूसरे फ्रंट पर कैसे पड़ सकता है? देखिए ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि अब जो है ये पूरी तरह से दोनों जो युद्ध हैं एक दूसरे के साथ इंट्रिकेटली कहीं ना कहीं मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या इस वेस्ट एशिया युद्ध से क्या हो रहा है कि रशिया को इकोनॉमिकली बहुत फायदा हो रहा है। उनका तेल बिक रहा है, उनके तेल की बिक्री पर से सैंक्शंस उठा लिए गए हैं। तो उसके वजह से यूक्रेन ने लगातार रूस के रिफाइनरीज पे, उनके ऑयल रिसोर्सेज पे, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार ड्रोन से और हवाई हमले उन्होंने वहां पर किए हैं। उसकी वजह क्या है कि वजह पश्चिम एशिया युद्ध है। और अब वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वहां पर भी, देखिए जहां तक यूक्रेन और रूस के युद्ध का है, ये बात मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि दो सूरतों में उसका अंत होता हुआ नजर आएगा आपको। पहली सूरत की कितनी जल्दी यूक्रेन अपने हथियारों में खत्म हो जाता है, उनकी मिलिटरीली यूक्रेन का वो पूरी तरह से टूट जाना, या रूस के ऊपर इतना आर्थिक दबाव बढ़ जाना कि वो बातचीत करने पर बाध्य हो जाए। तो फिलहाल दोनों में से कुछ भी होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यही है कि रूस का जो नया आर्थिक पाइपलाइन खुल गया है और वो अपना गैस और तेल पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, तो वो संभावना कम होती जा रही है। इसीलिए जो पुतिन के जो तेवर हैं वो अलग किस्म के आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात,
यूक्रेन को भी लगातार सामरिक मदद यूरोप से भी मिल रही है। अमेरिका भी बीच बीच में छुटपुट मदद उसकी अभी कर रहा है, हालांकि उनमें उसमें कुछ एक प्रस्ताव जो है अमेरिकी संसद में यूक्रेन के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं उनको झटका वहां मिला है। लेकिन ऑल इन ऑल ये है कि दोनों जगह पर बातचीत की संभावना कम हो रही है। एक इंपॉर्टेंट इशू है, यूक्रेन ये जानता है कि लगभग 20% उसका हिस्सा आज की तारीख में रूस के कब्जे में है, और उस हिस्से को मिलिटरीली छुड़ा पाना उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर होगा। इस वजह से आज जेलेंस्की चाहते हैं कि बातचीत हो और उसके ऊपर कोई प्री 2022 वाला स्टेटस हो जाए, या इस चीज के ऊपर कोई 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 समझौता हो जाए, वो चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऑफर किया था कि अब मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन पुतिन किसी भी प्रकार की बातचीत के मूड में प्रेरणा नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने। यूके देवनाथ सर, आप इसको कैसे देखते हैं? रूस यूक्रेन युद्ध, जब दुनिया की निगाहें टिकी हैं कि शांतिपूर्ण समाधान हो जाए, यहाँ पर बात बन जाए, लेकिन इधर भी किसी तरीके की डिप्लोमेसी काम नहीं है, और इसका क्या इम्पैक्ट आप दूसरे फ्रंट पर होता हुआ देखते हैं? इधर ये जो यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी चल रही है। डेफिनेटली प्रेरणा, सबसे बड़ी बात तो है कि पुतिन जो है डायरेक्टली जेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन को लगता है कि जेलेंस्की अपने आइडियल रुख में अटके रहेंगे। जेलेंस्की बार बार एक ही कहते हैं कि युद्ध विराम का पहला कदम ये होगा कि रूस यूक्रेन के जो 4 पूर्वी प्रांत हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, उनको खाली कर दे। और पुतिन कभी भी इस जीते हुए क्षेत्र को नहीं खाली करेंगे। इन चारों क्षेत्रों में रशिया मूल के ज्यादा लोग हैं जो रशिया में बात करते हैं। अब डेफिनेटली इस युद्ध का फर्क अमेरिका की आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इंडस्ट्री पे तो पड़ा ही है। शुरुआती दौर में तो जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही हैप्पी था कि वो नेटो के कंट्रीज को बाध्य कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की वह हथियार खरीदें और फिर उस हथियार को डाइवर्ट कर दें यूक्रेन की तरफ, जेलेंस्की को दे दें। लेकिन जब से पहले तो हमास और इजराइल का युद्ध चालू हो गया, तो अमेरिका को अपने अस्त्र शस्त्र, खासतौर से जो लेजर गाइडेड बॉम्ब है, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल की तरफ डाइवर्ट करना पड़ गया। तो जेलेंस्की थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी बन गए। और अब जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है या चल रहा था, तब से यूक्रेन की तरफ शस्त्र अस्त्र देना थोड़ा स्लो हो गया है, और ज्यादातर हथियार जो है सीधा अमेरिका की फैक्ट्री से निकलकर पहुंचते हैं इजराइल में या गल्फ कंट्रीज में। जो अमेरिका की ये जो 5-6 जीसीसी के कंट्रीज हैं, यहाँ पर सब जगह ही अमेरिका की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने बेसेस बनाए हुए हैं। तो सीधा अमेरिका से जो हथियार निकलते हैं फैक्ट्री से, वो सीधा यूएस एयरफोर्स के बेस, यूएस नेवी के बेस में गल्फ कंट्रीज में पहुंच रहे हैं। अब प्रेरणा, वैसे बता दूं कि अब अमेरिका को भी इजराइल को बॉम्ब्स और मिसाइल्स देने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने $3.5 बिलियन के ग्रांट का अनुमोदन दिया था, जो कि फ्री में हथियार है इजराइल के लिए। अब वो पूरा कंज्यूम हो गया 40 दिन के युद्ध में। इस तरह से ही अमेरिका ग्रांट देता था इजराइल को $500 मिलियन की हर साल इंटरसेप्टर मिसाइल्स खरीदने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के। तो वो $500 मिलियन भी 40 दिन के युद्ध में पूरा कंज्यूम हो चुका है। और अब नेतन्याहू रोज रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं कि और हथियार दो, और भी पैसा सैंक्शन करो, और डोनाल्ड ट्रंप उस एडिशनल फंडिंग को कांग्रेस से अप्रूव कराने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। जी प्रेरणा, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। यूके देवनाथ सर और अनुज माथुर सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा होने के लिए। और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।